हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म फिलिंग अभी चल रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों टाइम से पहले फॉर्म फिलअप कर दें। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि डीवी के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो दोस्तों, तो उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा दोस्तों कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा पाएं। क्योंकि दोस्तों इस सीएन के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर आप डीवी के समय जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो जमा नहीं करवाते हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। और एडिशनल कोई टाइम आपको नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सर्टिफिकेट आपका मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। आपके फादर का नाम होना चाहिए, आपका मदर का नाम होना चाहिए, और जो आपका खुद का नाम है वो भी जो आप एप्लीकेशन के अंदर डाल रहे हो ना दोस्तों, वो सेम टू सेम आपका नाम उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें आपका जो आप मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट देंगे उसके अंदर आपका ये सब रहता है, तो उसी से ये वेरीफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सर्टिफिकेट है 10+2 इंटर हायर सेकेंडरी पीयूसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, यानी कि जो भी एप्लीकेबल है, तो आप इनमें से जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है अवेलेबल है, आप वो जमा करा सकते हैं। उसके अलावा थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है, और इट्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोस्तों कि इससे रिलेवेंट, जो इससे संबंधित, यानी इसी के समकक्ष जो भी आपका डिग्री है ना, वो आप इसमें जमा करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला जो वैकेंसी है उसमें डिग्री चाहिए, तो आपको डिग्री यहाँ पे देना है। जैसे आप बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, कोई सी भी जैसे भी आपके पास डिग्री है वो आप इसमें जमा करा सकते हैं। और ये डिग्री का ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका क्लोजिंग डेट है ना, जैसे 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर से पहले आपका ये जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए। जो आपका रिजल्ट है वो घोषित हो जाना चाहिए 13 अक्टूबर से पहले। आगे दिया है दोस्तों एसटीएससी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर अनेक्जर 1, यानी कि जो अनेक्जर 1 में आपका एसटीएससी का सर्टिफिकेट दे रखा है ना दोस्तों, वो आपको फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट्स के समय आपको वो ले जाके देना है। देखिए दोस्तों, ये है आपका अनेक्जर 1, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एसटीएससी के लिए। यहाँ पे आपका आपका नाम भरना है, आपका जो भी फादर का नाम है, फादर का नाम, आपका विलेज, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जो डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल वो इसमें डालना है। और डालने के बाद में इसमें देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरा फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना साइन और सील करवाना है, जो नीचे कॉम्पिटेंट ऑफिसर से दे रखे हैं, इनमें से किसी का भी आप यहाँ पे साइन और सील करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल, यानी कि ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है एज पर अनेक्जर नंबर 2, यानी कि अनेक्जर नंबर 2 नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे ना, तो उस डेट से 1 साल पुराना ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर का आपके पास ये बना हुआ होना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनेक्जर 2 है जो कि आपका ओबीसी एनसीएल का है। इसमें आपकी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, वो डालना है। डालने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे उनका साइन और सील करवाना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप किन किन से करवा सकते हैं, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। और इन किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप क्या करा सकते हैं, साइन और अपना सील करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर अनेक्जर 2A, यानी कि इस अनेक्जर के अनुसार आपको क्या करना है, नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आपको देखो ये तो बनवाना है ही, उसके साथ में आपको ये डिक्लेरेशन भी देना है। ये मैंने भी फिलअप किया था, तो इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अनेक्जर 2 है, और इसका 2A अनेक्जर ये है जो कि आपको डिक्लेरेशन करके देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, जहाँ पे आपका ये नाम वगैरह, आपके फादर का नाम, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पे अपना डेट और जगह, और यहाँ पे कैंडिडेट की सिग्नेचर, यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नाम, और यहाँ पे जो आरआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये फिलअप करना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके उसको जमा करवाना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप ये बनवा के लेके जाओगे उसके साथ आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर अनेक्जर 3, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है ना, उनको क्या करना है, अनेक्जर 3 में अपना जो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का वो इसमें जमा करवाना है, यानी कि सेम इसी प्रकार का फॉर्मेट है। और
उसमें उनको अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरना है और जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनके साइन और सील करवा के ये उस टाइम पे जमा करवाना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अनेक्जर 3 ये है, इस प्रकार का आपका फॉर्मेट रहेगा ये। और इसमें जो EWS कैंडिडेट्स है ना, वो इसमें आपका जो भी नंबर नाम जो भी है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे यहाँ पे अपना साइन और सील करवाना होगा। और इस जगह पे कैंडिडेट का रिसेंट पर जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे पेस्ट करके और उसको अटेस्ट करना है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं कि आप ये जो साइन और सील किससे करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप ये आपके कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स का नाम दे रखा है, तो आप इनमें से किसी के पास भी करवा सकते हैं दोस्तों। आगे दिया है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज एज पर अनेक्जर 3A। यानी कि जो EBC कैंडिडेट है उनको अनेक्जर 3A का जो फॉर्मेट है उसमें आपकी डिटेल्स भरनी है, फिलअप करनी है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन सील करवा के इसको जमा करवाना है। आगे दिया है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर एज पर अनेक्जर 4, यानी कि अनेक्जर 4 के अनुसार आपको माइनॉरिटी जो डिक्लेरेशन है वो जमा करवाना है। देखिए दोस्तों, ये है अनेक्जर 3A, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC, यानी कि जो EBC कैंडिडेट्स है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। आपको इसको फिलअप करना है और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स है उनके साइन और सील लगवाना है और ये वाला फॉर्मेट में आपको जमा करवाना है। आगे दिया है दोस्तों ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है जो कि पहले भारतीय सेनाओं में काम कर चुके हैं उनको अपना ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जमा करवाना है। आगे दिया हुआ दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर फॉर्मेट अनेक्जर्स, यानी कि जो आपके PWBD कैंडिडेट्स हैं ना उनको ये अनेक्जर्स में अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो बनवाना है और फिर ये जमा करवाना है। आगे दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर अनेक्जर 7, यानी कि अनेक्जर 7 के अनुसार जो एक्स सर्विसमैन है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन पर ये जमा करवाना है। आगे बात कर लेते हैं NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी कि जो करंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको क्या करना है ना, उनको अपना जो अपॉइंटमेंट डेट के साथ जो करंट एम्प्लॉयर है, यानी कि जो मान लो कि कोई केंद्र सरकार में कर रहा है या कोई स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, तो उनसे NOC लेके आना है और जो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके साथ वो जो NOC देंगे वो लाके जमा करवाना है। अगला पॉइंट है NOC फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है डिफेंस में जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं और उन्होंने CN में फॉर्म लगाया है, तो उनको क्या करना है, अपना जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ना वो जमा करवाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं गजिट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन पैरा D 1.7, यानी कि जो आपका पैरा D 1.7 में मेंशन किया गया है उसके अनुसार अगर मान लो आपने कोई नाम चेंज कराया है, यानी कि अपने नाम में कुछ भी चेंजेस हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे एट ए DV के समय। आगे दिया हुआ दोस्तों रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट SBI और इफ पे स्लिप एट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपने जो फॉर्म भरते समय जो अपना पेमेंट है ना वो चालान के थ्रू किया है या फिर आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया है ना, तो आप DV के समय जो रिसिप्ट है ना ऑफलाइन रिसिप्ट वो आपको ले जाके जमा करानी होगी। उसके अलावा आगे दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, यानी कि जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन भर के देना है। अगला पॉइंट दिया हुआ दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है वो जमा कराना पड़ेगा, जो कि पैरा जो D.41 का सब क्लोज F है ना उसमें दिया हुआ है। यानी कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो आपका नेशनलिटी है ना उसके रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है, जैसे कि भूटान, नेपाल, इनके जो कैंडिडेट्स हैं ना वो भी इसमें भर सकते हैं। तो उनको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो लोग ये जमा करवाने होंगे। अगर मान लो वो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनको ये जमा कराना होगा। बाकी आगे दिया हुआ है डिग्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड, यानी कि आपको जो है ना जो डाइवोर्स के पेपर जो आपके होते हैं, जो जिनको सर्टिफिकेट बोल दो या फिर डिग्रीज बोल दो, जो आपके डाइवोर्स अगर मान लो किसी ने डाइवोर्स ले रखा है तो उनको वो वाला जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो ला के देना है और उसके अलावा एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज नॉट रिमेरिड, यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट्स जिनके मान लो कि हस्बैंड नहीं रहे
तो उनको अपना जो वीडो सर्टिफिकेट है ना, एक सॉरी उनका जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है ना, एक तो वो ला के देना है। उसके साथ एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन किया हुआ होना चाहिए कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की हुई हो। आगे दिया दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस सीएन शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट अबाउट द डिटेल ऑफ अगेंस्ट एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस सीएन एज सुन एज दे ज्वाइन। कहने का मतलब है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्होंने इस सीएन के अंदर एप्लीकेशन करने के बाद में मान लो कि कहीं सिविल सेवा प्राप्त कर ली है, तो उनको क्या करना है ना कि जो उनका जो एम्प्लॉयर है ना, जो प्रेजेंट में वो जहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनको सेल्फ सेल्फ डिक्लेरेशन भर के देना होगा कि भाई मैंने इसमें ऐसे ऐसे फॉर्म डाला है। और उनसे है ना एक कॉपी वापस लेनी है, यानी कि अक्नोलेज उनसे वापस लेना है कि हाँ मैंने इसके लिए आपको जानकारी दी है। और जब आप डीवी जब आपका होगा ना, तो उस टाइम पे आपको एनओसी ले जाके देनी होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व और सिक एज रिलैक्सेशन, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन के अंदर वो अपना मतलब रिजर्वेशन चाहिए उनको, तो उनको है ना इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। और वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए हैं। ठीक है ना। और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपको इस सीएन के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अनुसार आपको वो फॉर्मेट में तैयार करवाना है और ये जमा करवाना है। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्टेटस विल नॉट बी एंटर्ड एंड देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर अंडर जर्नल। यानी कि अगर मान लो कि वो ऐसे नहीं करवा पाते हैं, यानी कि जो मान लो कि आपने एसटी से फॉर्म लगा दिया है लेकिन एसटी का आपने फॉर्मेट जो है वो जमा नहीं करवाया है, तो आपको यूआर के अंदर काउंट किया जाएगा। आगे दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मान लो कि ये जो सीएन के अंदर आपको फॉर्मेट दिया हुआ ना, इसमें अगर आप वो नहीं बनवा पाते हैं, कहीं आपका अगर मान लो दूसरा फॉर्मेट है, तो उसमें आपको ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। आगे दिया दोस्तों, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है ना, उनके ऊपर है ना डेट ऑफ इशू होनी चाहिए, यानी कि कब ये इशू किए गए हैं। इन केस डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर मान लो कि जो आपका जो भी सर्टिफिकेट आप ये जमा करा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इनके ऊपर जो डेट ऑफ इशू है ना, अगर वो आपकी क्लोजिंग डेट से बात की हुई, जैसे कि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो है एप्लीकेशन लास्ट डेट वो 13 अक्टूबर है। अगर मान लो इनके ऊपर 13 अक्टूबर के बाद का अगर आपको कोई इशू किया गया है, तो पहले बात तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा आगे भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपके मान लो कि इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई फाइनल डिग्री है या फिर बाद में आपको कोई सेमेस्टर के द्वारा आपकी जो एग्जाम्स होती है, उनका ये सारा मिला के ना आपको कुल मिला के तो इनके ऊपर एक तो इशूइंग डेट होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर इशूइंग डेट नहीं है तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। बाद बाकी अगर मान लो कि आपका लेटर वाला हुआ है, जैसे कि 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, 13 अक्टूबर का बाद का इशूइंग डेट है, तो भी आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये थे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ना, जो आपके पास रिक्वायर्ड है। जैसा कि मान लो जो एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट्स है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं बने हुए हैं। जो नहीं बने हुए हैं उनको बनवा लेना। ठीक है ना दोस्तों, डीवी के समय ये जरूरी है। उसके अलावा अगर मान लो कि आपको कोई हेल्प चाहिए कि इनको कैसे बनवाना क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है ना दोस्तों। और मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए ना वो क्या क्या बनवाए और कैसे कैसे बनवाए, तो वो सारे फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा उसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।